Hello, my dear students. Myself Dr. Mahesh Kumar, and today my talk on topic गुल्म रोग का शल्य चिकित्सा की दृष्टि से पक्ष मीन्स गुल्म रोग द सर्जिकल आस्पेक्ट। जैसा आपको मालूम है कि आयुर्वेद में गुल्म को एक रोग माना गया है। साथ ही आयुर्वेद में गुल्म रोग को पृथक अध्याय के रूप में प्रायः सभी संहिताओं में वर्णन किया गया है। गुल्म का अर्थ है गुच्छा और लता कुंज। गुल्म आप्रकांड होता है। यही गर्भ स्थिति गुल्म स्थिति में मूलतः भेद होता है। इन एब्डोमिनल रीजन द एब्डोमिनल लंप आर स्वेलिंग ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स का सामंजस्य आधुनिक काल में गुल्म के साथ किया जाता है। गुल्म रोग का नामकरण इसकी स्थूल विकृति अर्थात पैथोलॉजिकल लीजन के आधार पर है और गुल्म रोग का कारण विकृत या अवृत वायु या वात है या वात दोष है। इसमें गांठ जैसी प्रतीति होने के कारण ही इस रोग को गुल्म कहा जाता है, जैसा कि आयुर्वेद आचार्यों ने बताया है। समपिंडित दोषो गुल्मेन मीयते श्री वाप्य चंद्र के अनुसार पिंडित दोष गुल्म की संज्ञा देते हैं। सा पिंडितत्वात् गुल्म इत्य अभिधीयते, ऐसा चरक निदान 3/7 में मेंशन है कि पिंडित रूप होना गुल्म का लक्षण है। और माधव निदान ने प्रथम खंड चैप्टर 28 में लिखा कि कोष्ठ अंतर ग्रंथि रूपणम, कोष्ठ के अंदर अंतर ग्रंथि रूपणम जो ग्रंथि है अंदर की तरफ है, कोष्ठ स्थित है, वो गुल्म संज्ञक है। सा प्रकुपितो वायुर्महास्रोतो अनुप्रवेश्य, ऐसा चरक निदान स्थान में मेंशन है। गुल्म रोग में वात विशेष रूप से प्रभावी होता है। अन्य दोष पित्त और कफ का अनुबंधन होता है। स्वतंत्र पर संश्रयो वा, जैसा इस श्लोक में चरक निदान स्थान में लिखा है, सर्वेष्वपि खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चिद वातादृते संभवति गुल्मः, अर्थात सभी गुल्म में वात की प्रधानता होती है और गुल्म भेद का ज्ञान न होने पर वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। कोई भी गुल्म वात के बिना नहीं हो सकता है। गुल्म का अगर लक्षण देखा है और स्थिति देखी जाए तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 42 चैप्टर्स में लिखा है कि हृदय बस्तयोर अंतरे ग्रंथि संचारी यदि वाचलः चयापचयवान वृत्तः सा गुल्म इति कीर्तितः। हृदय नाभि के मध्य में ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि जो हृदय और नाभि के मध्य में हो, संचारी चलायमान हो, संचरणशील हो, यदि वह अचला या ना चलने वाला मीन्स चल या अचल ग्रंथि। चयापचयान मीन्स ऐसा ग्रंथि जो घटता भी हो बढ़ता भी हो और वृत्तः गोलाकार हो, सा गुल्म इति अभ्यते, उसे गुल्म कहते हैं। अर्थात हृदय नाभि के मध्य में स्थित, संचरणशील हो, चल या अचल हो, जिसका आकार घटता बढ़ता हो और जो गोलाकार हो वो गुल्म संज्ञक होता है। आयुर्वेद में बहुत सारे गुल्म के प्रकार बताए गए हैं। वाग्भट ने 2 भेद माने हैं, वाह्य गुल्म दैट इज सुपरफिशियल लंप और अंतर गुल्म दैट इज डीप लंप। सामान्य तौर पर गुल्म के 5 भेद ही शास्त्रों में मिलते हैं, वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, त्रिदोषज गुल्म और रक्तज गुल्म। आयुर्वेद विद्रधि और गुल्म ये तीनों अलग अलग हैं और इन्हें क्रमशः ट्यूमर, एब्सेस, एब्डोमिनल लंप से कोरिलेट करते हैं। रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में मिलता है ड्यू टू गर्भ कोष्ठार्थो आगमन वैशिष्यात्, गर्भ कोष्ठ आर्थो आगमन की विशेषता के कारण ये सिर्फ स्त्रियों में मिलता है। आयुर्वेद में रक्तज गुल्म का कॉन्सेप्ट है जो स्त्रियों में है, बट क्षारपाणी ने इसे पुरुषों में भी होना माना है। नाउ क्या गुल्म में पाक होता है? सुश्रुत के अनुसार गुल्म अपाकी है और उन्होंने लिखा है, सा यस्माद् आत्मानि चयम गच्छत्यप्युष्यो बुद्बुदः अंतः सरति यस्माच्च ना पाकम उपयाततः, मतलब गुल्म में पाक नहीं होता, अर्थात गुल्म अपाकी होता है। जबकि चरक ने गुल्म में पाक होना माना है और रक्तज एवं पित्तज गुल्म पकते हैं अथवा मंदपाकी होते हैं, ऐसा चरक
आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने गुल्म के 3 प्रकार माने हैं, अपक्व गुल्म, विदेहमान गुल्म और पक्व गुल्म। उन्होंने लिखा है रक्त पित्तातिवृद्धत्वात् क्रियाम अनुपलभ्य च यदि गुल्मो विदेहते सस्तम तत्र भिषग्जितम। रक्त पित्त की अधिक वृद्धि के कारण और चिकित्सा ना करने के कारण यदि गुल्म में विदाह उत्पन्न होता है तो वो पक जाता है और उसमें शस्त्र क्रिया चिकित्सा सहायक है, आवश्यक है। तो सर्वप्रथम सुश्रुत ने चरक ने गुल्म में जो शस्त्र चिकित्सा बताई है उसका लिखा रक्त तथा पित्त के अधिक बढ़ जाने के कारण यदि गुल्म का वेग विदाह या पकने के लक्षणों से युक्त हो जाता है तो उस स्थिति में शस्त्र प्रयोग इंडिकेटेड है। और आचार्य चरक ने आम या अपक्व गुल्म के जो लक्षण बताए हैं उसमें लिखा है गुरु कठिन संस्थानो गूढ़ मांसांतराश्रयः अविवरणो स्त्रश्चयो है पक्को गुल्म उच्यते। जो भारी हो, कठिन संरचना वाला हो, गूढ़ मांसांतराश्रय, मांसांत गूढ़ स्थित हो, अविवर्ण हो, स्थिर हो, ऐसे गुल्म आम या अपक्व गुल्म कहलाते हैं। जो पच्यमान गुल्म है उसके लक्षण लिखा है दाह शूल अर्ति संक्षोभ स्वप्न नासा आरती मीन्स मन न लगना, मन का न लगना, बेचैन होना और ज्वर है। विदहमानम जानियात गुल्मम तम उपनाहेत। ऐसे गुल्म को पच्यमान गुल्म कहते हैं और इसमें उपनाह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा गुल्म जो है वो पक्व गुल्म की स्थिति है और उसमें लिखा है कि विदाह लक्षणे गुल्मम बहिस्तुंगे समुन्नते श्यावे सारक्त पर्यन्ते संस्पर्शे बस्ति सन्निभे निपीड़ितो उन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्व पीड़िनात्। निपीड़िते उन्नते दबाने पर गड्ढा बनेगा, इधर उधर मूव करेगा। स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्व पीड़िनात्, उसकी उस तरफ सोने से स्तब्धता उत्पन्न होगी। पिंडित होगा, शूल युक्त होगा, श्याव वर्ण का होगा, सारक्त पर्यंते चारों तरफ लालिमा होगी और संस्पर्श छूने पर बस्ति सन्निभम, बस्ती मशक के समान फील होगी। ऐसे लक्षण पक्व गुल्म के हैं। और पक्व गुल्म की चिकित्सा में आचार्य चरक ने बताया है कि तत्र धन्वंतर्याणाम अधिकारः क्रियाविधो वैद्यानाम कृत योग्यानाम व्यधन शोधन रोपणे। पक्व गुल्म की चिकित्सा के लिए आचार्य चरक ने धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों को रिफर किया है और उसकी चिकित्सा के लिए कहा कि व्यधन कर्म, शोधन और रोपण कर्म करना चाहिए। इसी तरह दाही धन्वंतर्याणाम अपि भिषजाम बलम। दाह कर्म के लिए धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों को पास भेजना चाहिए और क्षार प्रयोग करने के लिए क्षारविद अर्थात तंत्रविद, क्षार तंत्रविद लोगों को पास भेजना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट चरक संहिता में रिफरल के रूप में देखा जाता है। नाउ दोष दूष्य अधिष्ठान। गुल्म में दोष त्रिदोषज होते हैं बट वात की प्रधानता होती है। दूष्य गुल्म निराश्रयित होता है अर्थात इसमें दूष्य नहीं होता है। अधिष्ठान, इसका अधिष्ठान पार्श्व हृदय नाभि बस्ती। गुल्माश्च पंचविधम स्थानम पार्श्व हृनाभि बस्तया। पार्श्व हृदय नाभि और बस्ती। आजकल की 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में देखा जाए तो हार्ट, हृदय, नाभि, बस्ती और दोनों लैटरल पार्श्वद्वय ये इसके स्थान हैं। स्रोतस, महास्रोतस ये इसका स्रोतस इन्वॉल्वमेंट है जिसमें आमाशय और पक्वाशय आते हैं। इसीलिए जो गुल्म का विशेष अधिष्ठान है वो आमाशय पक्वाशय अर्थात एब्डोमिनल रीजन के में ही है। गुल्म के भेदों का वर्णन जैसा हमने बताया कि पंचधा गुल्मम कोष्ठार अंतर ग्रंथि रूपिणम, ऐसा माधव निदान ने लिखा है कि गुल्म 5 प्रकार के होते हैं और अंतर ग्रंथि रूपिणम स्वरूप कोष्ठ में स्थित होते हैं। वातज गुल्म में जो शल्यज एस्पेक्ट आया है उसमें लिखा है कि अभिघात मल का अति क्षीण होना ये इसके कारण है और स्थान संस्थान रुजा विकल्पम ये इसकी विशेषता है। वातज गुल्म में रक्तमोचन चिकित्सा इंडिकेटेड है और चरक चिकित्सा अध्याय 5 में इसका निर्देश है। इसमें आचार्य चरक ने वातज गुल्म में वर्ती प्रयोग भी बताया है। पित्तज गुल्म में इसके लिए बताया है कि आमाभिघातो रुधिरम च दुष्टम
चरक ने कहा है कि आमाभिघातो रुधिरम च दुष्टम, अर्थात रक्त की दुष्टता इसका निदान है। शरीरस्थ रक्त दुष्टि से पित्तज गुल्म होता है। और इसकी चिकित्सा लक्षणों में लिखा है कि व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासह पैत्तिक गुल्म रूपम, व्रण के समान होता है और स्पर्श में आसह होता है, ऐसा चरक ने बताया है, जो कि शल्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चिकित्सा, पित्तज गुल्म की चिकित्सा में रक्तावसेचन इंडिकेटेड है और पक्व गुल्म में शस्त्र कर्म, संशोधन कर्म और संशमन कर्म इंडिकेटेड है, ऐसा चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 5 में निर्देश है। कफज गुल्म के लक्षणों में दिया है शैत्यम रुगल्पा कठिनोन्न तत्वम गुल्मस्य रूपाणी, मीन्स गौरता, अल्प वेदना और कठिनता, उत्सेध, ये कफज गुल्म के लक्षण हैं। और ये अपेक्षाकृत अधिक घन होता है और इसमें सूल कम होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है, सूल कम, दर्द कम होता है। कफज गुल्म की चिकित्सा में लंघन सर्वप्रथम करना चाहिए, ऐसा बताया। कठिन गुल्म में या कफज गुल्म में विलयन क्रिया, विमलापन क्रिया का निर्देश है और कफज गुल्म में क्षार आदि का प्रयोग भी निर्दिष्ट है। क्षार, अरिष्ट, अग्निकर्म भी है, ऐसा चरक ने कहा कि क्षार का प्रयोग, अरिष्ट का प्रयोग और अग्निकर्म चिकित्सा का प्रयोग इसमें करना चाहिए। आगे लिखा है कि छित्वा छित्वा सयात क्षारा क्षरत्वात् क्षारयत्यधः, क्षार क्षरण करके गुल्म को दूर करता है। और संशमन कर्म या संशोधन कर्म के बाद भी यदि गुल्म ठीक ना हो तो रक्तमोक्षण कराने का निर्देश किया है। इसके बाद सर या लौह सलाका से दाह कर्म करने का भी निर्देशन है। कफज गुल्म में अग्निकर्म से कर देने से गुल्म का संघात नष्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कफज गुल्म में शस्त्र कर्म निर्देशित है, भेदन और पीड़न कर्म करने को कहा है और इसमें कुछ यंत्रों के नाम भी हैं जो इस कफज गुल्म की चिकित्सा में प्रयुक्त करने को कहा है। वो है विमार्ग, अजपद, आदर्श इत्यादि। तो अगर हम देखें तो क्षार कर्म, अग्निकर्म, दाह कर्म और भेदन कर्म, पीड़न कर्म इत्यादि शस्त्र संबंधित कर्मों का उल्लेख कफज गुल्म के संदर्भ में आचार्य ने मेंशन किया है। सन्निपातज गुल्म को निचय गुल्म भी कहते हैं। ये विकृति विषम संवेत है और लिखा है सर्वस्तु दिष्टो निचयात्म कस्या, सभी दोषों के संयोग से जो गुल्म होता है वो निचय गुल्म है। और लिखा है सर्वात्मका सर्व विकार युक्ता सो असाध्य युक्ता क्षतजम प्रवच्छे, रक्त इस सन्निपातज गुल्म को असाध्य माना है और लक्षण में माना है कि अति पीड़ा, दाह, गुल्म का काठिन्य, उन्मत्त, शीघ्रपाकी, दारुण और अग्निबल क्षय, ये इसके लक्षण है। त्रिदोष चिकित्सा के लिए चिकित्सा सूत्र मेंशन है कि व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एषयो क्रियाक्रम, मिश्रित दोषों के हिसाब से ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगला है रक्तज गुल्म। ये गुल्म मात्र स्त्रियों में मिलता है और रक्त स्तंभक औषधियों का प्रयोग योनि रोग आदि कारणों से रक्तज गुल्म को उत्पत्ति मानी है। इसके लक्षण में लिखा है या स्पंदते पिंडितयो नांगेश चिरात ससूलः समगर्भ लिंगम सारोधिरः स्त्री भवयो गुल्मो मासे व्यतीते 10वें चिकित्सा। या स्पंदते, इसमें स्पंदन हो, पिंडित हो, अंग प्रत्यंग का सही से निर्माण ना हो और पीड़ा युक्त हो, बट लक्षण समगर्भ लिंगः, गर्भ के लिंग जैसे या गर्भ के लक्षण जैसे प्रतीति हो, वो स्त्रियों में रक्तज गुल्म के नाम से जाना जाता है। और इसकी चिकित्सा माँ से व्यतीते 10वें चिकित्सा, 10 माह बीत जाने के बाद करनी चाहिए ताकि गर्भ और गुल्म में डिफ्रेंसिएशन सही से हो जाए। पैत्तस्य लिंगेन समान लिंगम, इसके लक्षण पित्तज गुल्म के समान बताया है और इसमें मिथ्या गर्भ के लक्षण मिलते हैं और गर्भिणी जैसे लक्षण मिलते हैं। गर्भकाल की 10वीं महीने समाप्त होने का संदर्भ ये है कि इसमें गर्भ और गुल्म में हम भेद कर सकते हैं। इसमें स्नेहन कराकर स्नेहिक द्रव का विरेचन करना चाहिए, ऐसा चरक चिकित्सा अध्याय 5 में लिखा है। रक्तज गुल्म में क्षार का प्रयोग इंडिकेटेड है और उसमें लिखा है कि पलाश क्षार का यूज करना चाहिए और इसके एक्शन गुल्म शैथिल्य जननी, पलाश क्षार से गुल्म शिथिल हो जाता है। बाकी अन्य द्रव्यों में योनि विशोधन द्रव्य, अन्य क्षार में क्षारेण युक्तम पललम सुधा क्षीरेण व पुनः, यवक्षार
मांसपिंड और स्नुही क्षीर, इनका यूज बताया गया है रक्तज गुल्म की चिकित्सा में। एक अपवाद स्वरूप बोला है कि ज्वरे तुल्य रुत दोषत्वम, प्रमेहे तुल्य दोषता, रक्त गुल्मे पुराणत्वम, सुख साध्यस्य लक्षणम। रक्त गुल्म की चिकित्सा पुराना होने पर सुख साध्य होता है, इसीलिए मासे व्यतीते 10वें चिकित्सा का संदर्भ रक्तज गुल्म के लिए किया गया है। इसके अन्य चिकित्सा में उत्तरवस्थी चिकित्सा है और आचार्य ने रक्तज गुल्म की चिकित्सा के लिए भेदन कर्म का निर्देश किया है। प्रोफेसर रामहर सिंह सर की पुस्तक काय चिकित्सा में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज गुल्म को मॉडर्न एस्पेक्ट के हिसाब से कोरिलेट किया गया है, जिसमें वातज गुल्म को लम्प्स ड्यू टू इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक इंटूससेप्शन, अम्बलाइकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, एपेंडिकुलर लंप एक्सेट्रा से किया है। पित्तज गुल्म का कोरिलेशन लम्प्स ड्यू टू रीजनल इलियाइटिस, एपेंडिकुलर एब्सेस, इम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर, दैट इज द इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और पित्तज इन्वॉल्वमेंट जिसमें ज़्यादा है वो पित्त गुल्म की श्रेणी में माना है। कफज गुल्म, इसमें लम्प्स ड्यू टू सीकल अमीबियासिस, म्यूकोसील ऑफ गॉल ब्लैडर, हाइडेटेड सिस्ट ऑफ लीवर, स्यूडो पैनक्रियाटिक सिस्ट, ग्लैंडुलर ट्यूबरक्लोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, ओवेरियन सिस्ट इत्यादि। सन्निपातज गुल्म में लिया है लम्प्स ड्यू टू मैलिग्नेंसी, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, सीकम, लिम्फ नोड, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा, इनको माना है। संरक्तज गुल्म में एक्वायर्ड क्रिप्टोमेनोरिया और हिमेटोमेट्रा गुल्म को माना है। अब इसमें अगर हम संक्षेप में जाएं तो गुल्म वात प्रधान रोग है और अग्निमांद इसमें विशेषता है। और जैसा मैंने पहले बताया, कोष्ठ अंतर ग्रंथि रूपणम से आमाशय पक्वाशय महास्रोतस का द्योतक है। ये निराश्रयी होता है। रूप पूर्व रूप के लक्षण सारे पाचन संस्थान से संबद्ध होते दिखते हैं। इसकी चिकित्सा सूत्र में दीपन, पाचन, वातानुलोमन, रेचन, बस्ती, वातानुलोमन, रेचन और सूलहर औषधियों का इंडिकेशन है। अब एक सवाल आता है कि विद्रधि और गुल्म में क्या अंतर है। तो विद्रधि और गुल्म में अंतर है, जैसा आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान चैप्टर 9 में बताया है कि ना निबद्धो अस्ति गुल्मो गुल्मस्य विद्रधि सा निबंधना, गुल्मस्तिष्ठे दोषे स्वय विद्रधि मांस शोणिते, विद्रधि पच्यते तस्मात् गुल्मः क्वापि न पच्यते। अर्थात गुल्म निबंधन रहित होता है, विद्रधि सा निबंधन बधा हुआ होता है, गुल्म स्वयं दोष से में ही गुल्म होता है और विद्रधि का मांस और रक्त पिंडित रूप में होते हैं। विद्रधि में पाक होता है जबकि गुल्म में पाक नहीं होता है। रक्त गुल्म और गर्भ में क्या अंतर है ये भी मेंशन है, जैसा मैंने एक श्लोक पहले ही बोला, या स्पंदते पिंडित योनांगे चिरा ससूला समगर्भलिंगम सारौधरा स्त्री भव्यो गुल्मा माते मासे व्यतीते 10वें चिकित्सा। मतलब रक्तज गुल्म अंगरहित पिंडित मात्र स्वरूप होता है, जबकि गर्भ अंग आदि युक्त और गर्भ पिंड स्वरूप होता है। रक्तज गुल्म में विलंब से स्पंदन होता है और जीवन का लक्षण नहीं मिलता, जबकि गर्भ में जीवन का लक्षण मिलता है। और रक्तज गुल्म में सासूल स्पंदन और वृद्धि की गति अनिश्चित होती है, जबकि गर्भ में गति निश्चित और स्पंदन पीड़ा रहित होता है। रक्तज गुल्म की चिकित्सा 10 मास के बाद भी होना चाहिए, 10 मास के बाद भी बना रहे तो चिकित्सा करनी चाहिए और गर्भ अपने समय पर योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। गुल्म रोग वर्सेस सूल रोग। अगर गुल्म रोग और सूल रोग में अंतर करना चाहें तो सुश्रुत ने सीधे सीधे बोला है कि सूल को गुल्म का उपद्रव माना है। अगर सामान्य रूप में कोरिलेट करें तो कोलिक पेन विद लंप गुल्म है और कोलिक पेन विदाउट लंप सूल रोग है। ऐसा कंक्लूसिव रिमार्क शास्त्रों में मिलता है। अब एज ए होल चिकित्सा क्या है, गुल्म रोग की चिकित्सा क्या है, जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस और सर्जिकल एस्पेक्ट का रोल ज़्यादा है, उसको बताने की कोशिश करते हैं। गुल्म रोग की चिकित्सा, एक दोषज गुल्म को दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिए, द्वंद्वज गुल्म में साधारण चिकित्सा करनी चाहिए और सन्निपातज गुल्म या निचय गुल्म असाध्य है। अब गुल्मानिल शांतिरूपायो सर्वसो विधिवद आचारितव्यः मारुता व्यवस्थिते व्यनुदीर्ण दोषमल्पमिपि कर्म निहन्यात्। आगे आदावंतो चा मध्यम चा मारुतम परिरक्षिता बस्तीकरम परम विद्यात् गुल्मग्नं तदि मारुतम। इन दोनों श्लोक से ये बात पता है, गुल्म में अनिल शांति के सारे उपाय करने चाहिए।
यहाँ तक कि लिखा आदौ वंतो चा मध्यम चा मारुतम परिरक्षिता, आद में, अंत में, मध्य में, सब में वायु का रक्षण करना चाहिए, वायु को समन करने के उपाय करने चाहिए। और बस्ती कर्म परम विद्या, बस्ती कर्म इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है, बाकी सब गुल्मक सामक औषधियों का और उपायों का प्रयोग चरक ने बताया। भैषज रत्नावली ने गुल्म की एकादश चिकित्सा का वर्णन किया, 11 चिकित्सा विधियाँ, जिसमें उन्होंने लिखा है स्नेहन, स्वेदन बस्ती में, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, बाकी विरेचन और कर्म और भमन कर्म, नेक्स्ट लंघन, बृंघण और समन चिकित्सा, और शस्त्र चिकित्सा में रक्तमोक्षण और अग्नि कर्म का इंडिकेशन दिया है। अगर मोटा मोटा देखें तो वातहर सभी में सामान्य तौर पर करना चाहिए, अग्नि मांद की चिकित्सा करनी चाहिए, और संशोधन कर्म में यदि वात दोष प्रोमिनेंट है तो बस्ती, पित्त दोष है तो विरेचन, और कफ दोष प्रोमिनेंट है तो बमन एडॉप्ट करना चाहिए। गुल्म रोग में रक्तमोक्षण का सिद्धांत है, गुल्म स्थान पर 5 लगाकर श्रृंगी आदि से रक्तमोक्षण करना चाहिए, और गुल्म स्थान में जिस ओर गुल्म हो उस ओर की बाहु में सिरावेदन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में निर्देश है। रक्त निर्हरण से गुल्म का मूल छिन्न हो जाता है और फिर विदाह नहीं होता है, और गुल्म में रक्त धातु अम्लीय भाव को प्राप्त रहता है, अतः रक्तमोक्षण इंडिकेटेड है। और इसके उपद्रव में रक्तमोक्षण करा दे, नहीं तो पाक होने का भय बना रहता है। इसलिए चरक चिकित्सा अध्याय 5 में लिखा है कि छिन्न मूला विदेहंती ना गुल्मयांति चाक्षयम रक्तम ही व्यमलताम याति तच्च नास्ति ना चास्ति रुक। और नेक्स्ट चिकित्सा रक्तगुल्म में भेदन कर्म का इंडिकेशन है। भेदन कर्म में अदृश्यमानी रुधिरी दद्यात गुल्म प्रभेदनम, मतलब रक्तज गुल्म में भेदन कर्म करना चाहिए। रक्तज गुल्म में क्षार का प्रयोग का भी विधान है, और वो आचार्य चरक ने उसमें इंडिकेट किया है। अग्निकर्म, क्षार कर्म ये गुल्म के संघात को नष्ट करते हैं। अग्निकर्म से गुल्म का संघात आसानी से नष्ट हो जाता है। अन्य चिकित्सा जैसे आप स्पेशली कफज गुल्म में क्षार कर्म का पुनः पुनः प्रयोग करने को आचार्य चरक ने बताया। उन्होंने लिखा है कफज गुल्म में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के अंतर में क्षार प्रयोग करना चाहिए। सारांश रूप में अगर हम कहें तो वातज गुल्म में अगर कफ का अनुबंध है तो एरंड तेल में बारूणी मध्य मिलाकर देना चाहिए। पित्तज गुल्म में अगर पित्त दोष का अनुबंध है तो एरंड तेल में दूध मिलाकर देना चाहिए। रक्तमोक्षण वातज, पित्तज, कफज गुल्म तीनों गुल्मों में बताए गए हैं। संसमन के बाद गुल्म शांत ना हो तो रक्तमोक्षण करना चाहिए, दिस इज द लास्ट चॉइस। अगर संसमन चिकित्सा के बाद भी गुल्म शांत ना हो तो रक्तमोक्षण कराना चाहिए। पित्तज पाकोन्मुख गुल्म को सुश्रुत ने विद्रधि मान लिया है और उसकी चिकित्सा विद्रधि के समान ही करना चाहिए। रक्तमोक्षण से गुल्म के मूल का नाश होता है। विदाह युक्त गुल्म में शस्त्र चिकित्सा प्रभावकारी है। पक्व गुल्म में बस्ती सन्निभाह, ऐसा डायग्नोस्टिक फीचर्स मिलेगा, और इस पक्व गुल्म की चिकित्सा में शस्त्र कर्म इंडिकेटर है, जिसे चरक ने तत्र धन्वंतरिणाम अधिकारा क्रियाविधों के रूप में वर्णित किया है। आभ्यंतरिक पश्चिमान गुल्म के में हृदय और उदर में शोथ मिलेगा। वाह्य पश्चिमान गुल्म में शोथ पार्श्व से में निकला हुआ अर्थात पार्श्व निर्गति ऐसा लक्षण मिलेगा। आंतरिक पक्व गुल्म में पोई की 10-12 दिन तक उपेक्षा करनी चाहिए और उसके बाद घृत पान करना चाहिए। कृतमूल और महावास्तु भले बड़े गुल्म में अग्निकर्म, क्षार कर्म, अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। गुल्म में क्षार का प्रयोग हेमंत और शिशिर ऋतुओं में करना चाहिए। गुल्म रोग में सर्वदा जठराग्नि की रक्षा करनी चाहिए और स्नेहन के बाद चिकित्सा करनी चाहिए। इस तरीके से गुल्म रोग में बहुत सारे शल्यज्ञ विषय और शल्य रिलेटेड चिकित्सा जैसे क्षार कर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण, भेदन कर्म और बहुत सारे औषधियाँ जो शस्त्र, यंत्र इत्यादि हैं उनका इंडिकेशन एज ए टूल्स इन रक्तमोक्षण की चिकित्सा में गुल्म की चिकित्सा में कहा गया है। इस तरीके से हम गुल्म रोग, आयुर्वेद में गुल्म रोग के सर्जिकल एस्पेक्ट की विवेचना को समझाने की कोशिश किए हैं। आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।